हेलो फ्रेंड्स, एक्सीएम लर्निंग एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अफजल और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर भारत का विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन भाग 2। पिछली क्लास में हम जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान का प्रादेशिक विभाजन कर रहे थे और इस प्रादेशिक विभाजन में हमने जो है राजस्थान का मैदान व पंजाब व हरियाणा का मैदान जो है पढ़ा था। आज बेसिकली जो इसके दो भाग रह गए थे, यानी गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो उसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी ये क्लास और समझते हैं गंगा के मैदान को और ब्रह्मपुत्र के मैदान को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गंगा के मैदान की। गंगा का मैदान, देखिए गंगा के मैदान को मैंने बताया था आपको कि मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में बांटा गया है उसको हम देखते हैं। देखिए, पहला इसको बांटा गया है ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। यानी इसको इस तरीके से, जो ये वाला भाग है ये ऊपरी गंगा का मैदान है और उसके बाद ये जो पश्चिमी यूपी वाला जो साइड है ये ऊपरी गंगा का मैदान है, उसके नीचे ये मध्य गंगा का मैदान है और उसके नीचे ये थोड़ा इसमें पश्चिम बंगाल का और थोड़ा सा इसमें बांग्लादेश का भी हिस्सा, ये कहलाता है निम्न गंगा का मैदान। बेसिकली ये जो पूरा गंगा का मैदान है, मैंने बताया था आपको कि ये जो है गंगा नदी तंत्र द्वारा बना है, गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा ये पूरा जो है बना हुआ है। इसका विस्तार की बात करते हैं हम। गंगा नदी का विस्तार इसका जो गंगा का मैदान का विस्तार यहाँ लिख देते हैं। इसका विस्तार यमुना नदी से, यानी इसका विस्तार यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ये जो आपका पंजाब व हरियाणा का मैदान है वहीं से एक नदी निकलती है, यहाँ से एक नदी निकल जाती है इसके इधर से इस तरीके से, और इसका जो है नाम है यमुना। तो इसका जो विस्तार है तो वो यमुना नदी से असम व बांग्लादेश की सीमा तक है। इसका जो पूरा विस्तार है वो यमुना नदी से लेकर के असम व बांग्लादेश की सीमा तक है। इसकी लंबाई कुल 1400 किलोमीटर, यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक जो इसकी कुल टोटल जो इसकी लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है टोटल इसका जो है। अब हम थोड़ा इसका कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से इसको बांटने का प्रयास करते हैं। आप भी उसी तरीके से इसको समझते जाइए। इसको हम मिटा देते हैं, इसको थोड़ा हम बांटने का प्रयास करते हैं ऐसे। इस तरीके से, तो यहाँ से इसकी स्टार्ट होता है यमुना नदी से, यहाँ से ही स्थित एक नदी है यमुना नदी। तो यमुना नदी से लगा करके यहाँ पर एक 100 सेंटीमीटर या समोच्च रेखा है, एक समोच्च रेखा है। समोच्च रेखा क्या होती है कि समान ऊंचाई वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा कहा जाता है। या इसको ये कह दीजिए समोच्च रेखा, या फिर कह दीजिए 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो यहाँ तक का जो ये क्षेत्र है पूरा, यानी यहाँ से लगा करके यहाँ तक का, यानी यमुना नदी से लगा करके समोच्च रेखा यानी 100 सेंटीमीटर वर्षा रेखा तक का जो ये क्षेत्र है ये कहलाता है आपका ऊपरी गंगा का मैदान। ये है ऊपरी गंगा का मैदान। उसके बाद ये जो 100 सेंटीमीटर, यहाँ से 100 सेंटीमीटर से यहाँ तक का एक यहाँ क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा। ये एक क्षेत्र यहाँ पे है फरक्का,
फरक्का, या पश्चिम बंगाल कह लीजिए, पश्चिम बंगाल तक का जो है ये, इसको हम लिख देते हैं पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा। तो पश्चिम बंगाल तक की सीमा, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र 100 सेंटीमीटर से लगा करके फरक्का यानी पश्चिम बंगाल की सीमा तक का जो ये पूरा जो गंगा के मैदान का जो क्षेत्र है, ये है आपका, यानी ये वाला, ये क्या है, ये है मध्य गंगा का मैदान, और ये ऊपरी गंगा का मैदान जो मैंने यहाँ बताया। तो ये क्या है, ये है मध्य गंगा का मैदान। उसके बाद यहाँ तक का पूरा क्षेत्र, यानी फरक्का से लगा करके यहाँ पर, यहाँ तक जो है, यहाँ तक इस तरीके से, यहाँ पर यानी यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी तक, यहाँ आगे यानी यहाँ पर वे ऑफ बंगाल तक, बंगाल की खाड़ी तक। तो यहाँ क्षेत्र है, तो वो आपका है निम्न गंगा का मैदान। ये क्या है आपका, निम्न गंगा का मैदान। तो इस तरीके से पूरा ये जो है मैदान है। अब इसमें एक प्रश्न आपसे पूछ सकता है, या प्रश्न किया भी जाता है कि इन दो ऊपरी गंगा से लगा करके यानी निम्न गंगा तक, या कहाँ पर आपको ढाल अधिक मिलेगा और ढाल ज़्यादा मिलेगा। तो इसको भी हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर ढाल की बात की जाए तो यहाँ पर ढाल जो है ज़्यादा रहता है, यहाँ पर ढाल बहुत ज़्यादा रहता है। इस तरीके से यहाँ पर हम ढाल की बात करते हैं, स्लोप की बात करते हैं, स्लोप की बात करते हैं, तो यहाँ पर ढाल ज़्यादा रहता है। और जैसे जैसे यहाँ पर थोड़ा कम, उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर हम निम्न गंगा की ओर जाएंगे, ढाल कम होता जाता है, ढाल कम होता जाता है। और ढाल, यहाँ पे ढाल चूँकि ज़्यादा रहता है, इसी के लिए नदियाँ जो है, नदियों में अपर्दन क्षमता, परिवहन क्षमता और वेग अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे नदियाँ मध्य गंगा में प्रविष्ट होती हैं, इनके जो वेग, जो इनके नदियों में जो वेग होता है, जो इनके अंदर जो परिवहन क्षमता होती है, वो कम होती जाती है। तो ये इस तरीके से इनका जो है ढाल है वो निम्न गंगा तक जाते जाते कम हो जाता है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है बांगर, यानी ऊपरी गंगा में जो है, और ऊपरी गंगा में ज़्यादा बांगर आपको देखने को मिलता है और खादर कम देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या है, हम लिखते भी जाते हैं। यहाँ पर जो है बांगर जो है, अब यहाँ अधिक के लिए हम एरो का प्रयोग करते हैं, इसको आप समझ जाए। इस तरीके से बांगर अधिक होता है, और यहाँ पर हम लिखते हैं खादर, खादर कम होता है। कम के लिए नीचे एरो हम लगाते हैं इस तरीके से यहाँ पर। उस तरीके से जैसे जैसे हम यहाँ जाते जाएंगे आगे आगे, तो जो है खादर बढ़ता जाएगा, खादर बढ़ता जाएगा, मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी बढ़ती जाएगी। तो उसी तरीके से जैसे जैसे हम यहाँ बढ़ते जाएंगे, तो यहाँ बांगर क्या होगा, तो जैसे जैसे हम इधर मध्य गंगा की ओर जाएंगे, यहाँ बांगर क्या होगा, बांगर कम होता जाएगा, और खादर जो है तो वो बढ़ता जाएगा। वही सेम चीज़ें यहाँ पर भी होंगी। यहाँ भी जो है तो बांगर कम होगा, बांगर, और खादर यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हम एरो बना देंगे, बांगर कम होगा और खादर ज़्यादा होगा। निम्न गंगा की बात करेंगे तो यहाँ पर हमें बांगर बहुत कम मिलेगा, निम्न गंगा में हमें बांगर बहुत कम मिलेगा, और यहीं पर हमें जो है तो डेल्टा मिलेंगे, डेल्टा मिलेगी, जिसको हम जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। जो डेल्टा होता है वो नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार होता है। तो यहाँ पर हमें निम्न गंगा में, यहाँ पर ये जो निम्न गंगा वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर बेसिकली पूरा खादर ही मिलेगा, और यहाँ पर खादर के साथ साथ यहाँ डेल्टा मिलेंगे। इस तरीके से डेल्टा हमें, सुंदरवन का डेल्टा भी हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरीके से इसको हम देखते हैं। सुंदरवन का डेल्टा तो आपको पता ही है कि जो भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा। अब बात करते हैं वर्षा की। तो वर्षा की बात करते हैं तो वर्षा इसमें क्या होता है कि यहाँ पर पूरब में वर्षा ज़्यादा होगी और पश्चिम तक आते आते वर्षा कम होगी। इसका कारण ये होता है कि जो यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी से
यहाँ बे ऑफ बंगाल से बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी से जो मानसून उठता है, जो मानसूनी पवनें उठती हैं और यहाँ पर जाकर के वो बहुत ज़्यादा वर्षा करती हैं। इस तरीके से मानसूनी पवनें यहाँ से उठेंगी, मानसूनी पवनें उठेंगी और इस तरीके से फिर यहाँ इंटर होंगी और यहाँ इस तरीके से क्षेत्र में वर्षा ज़्यादा करती जाएंगी। और जैसे जैसे ये पश्चिम की ओर मानसूनी पवनें जाती जाएंगी, वर्षा का स्तर गिरता जाएगा, वर्षा कम होगी। इसका कारण ये है कि जो मानसूनी पवनें यहाँ से उठती हैं वो सागरों से होकर जाती हैं और उनमें जो है उन मानसूनी पवनों में जल यानी आर्द्रता अधिक होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, जल अधिक होता है। तो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती हैं, वर्षा करती जाती हैं और पानी में जो हवाओं में जल की मात्रा घटती जाती है और यहाँ तक आते आते जो है तो पूरी तरीके से वर्षा कम हो जाती है। इसी तरीके से आप देखोगे कि जब यहाँ इस तरीके से मैंने यहाँ 100 सेंटीमीटर कहा था, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वर्षा का स्तर बढ़ता जाएगा और यहाँ 150 हो जाएगा, फिर यहाँ 200 हो जाएगा, फिर 250, इस तरीके से वर्षा बढ़ती जाएगी। वर्षा यहाँ पर जो वर्षा ना होने का एक मुख्य कारण और भी है। यहाँ पर राजस्थान में अगर जो मानसूनी पवनें यहाँ से उठती हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो पवनें उठती हैं पश्चिम से यहाँ से, तो वर्षा फिर यहाँ पर क्यों नहीं करती, यहाँ पर क्यों जो है मरुभूमि हमें पाई जाती है। इसका कारण ये है, इसकी कुछ अवस्थिति ऐसी है। अवस्थिति कैसी है कि यहाँ पर हमें एक देखने को मिलता है, एक पर्वत श्रेणी इस तरीके से, यहाँ पर इसका नाम है अरावली। अरावली श्रेणी हमें देखने को मिलती है। तो अरावली श्रेणी की स्थिति ही कुछ ऐसी है, अवस्थिति कुछ ऐसी है कि जब यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी जब मानसूनी हवाएं यहाँ से टकराती है इसको, तो इसी के सहारे ठेल करके वो आगे निकल जाती हैं। यानी अगर इन अरावली पर्वत श्रेणी की अवस्थिति कुछ ऐसी होती, यानी इस तरीके से होती इनकी अवस्थिति, मान लीजिए इस तरीके से अगर इनकी अवस्थिति होती, तो फिर ये जो पूरा राजस्थान का आपको थार का रेगिस्तान देखने को नहीं मिलता, यहाँ पर भी बारिश होती ज़्यादा और यहाँ पर हमें मरुभूमि नहीं पाई जाती। लेकिन जो ये होता तो ये हवाओं को यहाँ पर ये रोक लेता, रोक लेता और यहाँ पर घनघोर वर्षा करता। लेकिन इसकी अवस्थिति ही कुछ ऐसी है अरावली की कि ये पवनों को सीधा ये आगे चली जाती है और यहाँ पर ये ज़्यादा वर्षा करती है। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। वर्षा का क्रम अगर हम देखें तो वर्षा का क्रम यहाँ पर अधिक होगा, यहाँ पर अधिक होगा। इस तरीके से ग्राफ के माध्यम से आपको समझाते हैं हम आपको। इस तरीके से वर्षा यहाँ पर अधिक होती जाएगी और इस तरीके जैसे जैसे नीचे जाएगी वर्षा कम होती जाएगी, यहाँ पर वर्षा कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इस तरीके से, 3-4 एरो बना देते हैं, यानी वर्षा यहाँ पर ज़्यादा होती है, वर्षा बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर थोड़ा 3 एरो यहाँ बना देते हैं, थोड़ी कम वर्षा होती है और यहाँ सिर्फ हम 3 एरो ही, यहाँ पर 4, इस तरीके से एक कम एरो बना देते हैं, जिससे ये हमें प्रतीत हो, ये हमें इंडिकेट हो कि यहाँ वर्षा ज़्यादा होगी, यहाँ थोड़ी कम होगी, यहाँ बहुत कम वर्षा हो जाएगी। तो इस तरीके से ये आपने इसको समझ लिया है। अब हम थोड़ा इस गंगा नदी के कुछ थोड़ा इसको और अलग तरीके से एक अलग डायमेंशन समझने का प्रयास करते हैं, एक नदी तंत्र के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो कुछ इसको हम एक गंगा नदी तंत्र थोड़ा समझ, कुछ एक रफली है, ज़्यादा इसको आप यहाँ पर ज़्यादा आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये तो ऐसा है कि रफली मैप हम जब आगे आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको व्यवस्थित बताया जाएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा कुछ नदियों का हम जिक्र यहाँ पर करेंगे और कुछ नदियों का जिक्र नहीं भी करेंगे, तो आपको वो कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि सर आप ऐसा नहीं है ऐसा है। तो सिर्फ एक आपके माइंड में एक प्रकार की इमेज को छापने का प्रयास मैं यहाँ करूँगा। तो एक नदी हम बना देते हैं इस तरीके से, मान लीजिए कोई नदी है इस तरीके से, एक कोई इस तरीके से नदी है। ये जो हमारी नदी है तो ये बेसिकली जहाँ से नदी उद्गम होती है, जहाँ से इसका उद्गम होता है, इसे भागीरथी कहा जाता है। और इसी भागीरथी नदी से एक नदी यहाँ पर आकर मिलती है, यहाँ पर एक कोने में आकर के मिलती है और जहाँ पर ये नदी मिलती है उस पॉइंट को कहा जाता है, या उसको कहा जाता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं, इसको कहते हैं हम प्रयाग या प्रयागराज। ये क्या है? प्रयागराज है। तो एक नदी यहाँ से मिलती है, जिसको ये नदी है यमुना।
ये कौन सी नदी है? ये यमुना नदी है। तो और यमुना नदी, उसके बाद फिर जो है यहाँ से एक नदी और आके इससे मिलती है इस तरीके से, यहाँ से एक नदी और आकर इससे मिलती है इस तरीके से यहाँ पर, और इसका नाम है अलकनंदा। जहाँ पर अलकनंदा इससे मिलती है किसे? भागीरथी से, उस स्थान को कहा जाता है देवप्रयाग। देवप्रयाग क्या कहा जाता है यानी, और पहले से इसका जो नाम होता है इस नदी का, इसका नाम होता है भागीरथी नदी। ये जो लाल वाली नदी आप देख रहे हो, इसका नाम होता है भागीरथी नदी। और फिर उसके बाद ये यमुना हम यहाँ थोड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नाम रहता है। उसके बाद एक नदी यहाँ से और आती है, से मिल जाती है यहाँ पर इस तरीके से, इसका नाम रहता है रामगंगा। ये रामगंगा होती है। उसके बाद एक नदी यहाँ से और आके इससे मिल जाती है यहाँ पर, और ये है इसका नदी का नाम है गोमती। उसके बाद थोड़ा आगे जाने के बाद एक नदी आके इससे और मिलती है इस तरीके से, और इसका नाम है घाघरा। घाघरा के आगे एक नदी इससे और आकर मिलती है गंगा से, जिसका नाम है गंडक। गंडक के बाद फिर एक नदी इससे आकर इस तरीके से मिलती है, इसको कहते हैं बूढ़ी गंडक। एक नदी इससे और इस तरीके से आकर यहाँ मिलती है, ये है कोशी। कोशी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। और उसके बाद एक नदी यहाँ से और मिलती है यहाँ पर, जिसको कहते हैं हम महानंदा। तो ये महानंदा है। तो इस तरीके से ये हो जाता है। यहाँ पर देखिए, जो यमुना नदी आपको दिख रही है, यमुना में 3 सहायक नदियाँ और आकर इससे मिलती हैं। वो कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं यहाँ हम देख लेते हैं। देखिए, पहले इसमें मिल जाती है चंबल, दूसरी मिलती है इससे बेतवा, और तीसरी इससे मिलती है, उसका नाम है केन। तो ये 3 नदियाँ इससे मिलती हैं। जहाँ रामगंगा से मिलती है, जहाँ रामगंगा भागीरथी से मिलती है, उस स्थान का नाम है, यहाँ पर मिलती है, और उसे कहा जाता है कन्नौज। इसे क्या कहेंगे हम? कन्नौज। जहाँ पर गोमती मिलती है, यहाँ पर इससे मिलती है भागीरथी जो है गंगा से, इसे हम कहते हैं, जिस स्थान पे मिलती है वो है गाजीपुर। घाघरा जहाँ से मिलती है गंगा से, स्थान को कहते हैं छपरा। गंडक मिलती है यहाँ पर स्थान पे, उस स्थान का नाम है हाजीपुर। और ये जो बूढ़ी गंगा है, ये लगभग हाजीपुर के ही क्षेत्र में मिलती है यहाँ पर। उसके बाद आगे जहाँ से कोशी नदी मिलती है इसे गंगा से, स्थान को कहते हैं, वो स्थान पे मिलती है, वो स्थान हो जाता है आपका, वो स्थान हो जाता है भागलपुर। और ये जो स्थान यहाँ पर ये मिलता है, तो ये मिलता है आपका फरक्का। ये जो जहाँ महानंदा जो नदी है, तो ये मिलती है यहाँ पर, तो ये स्थान हो जाता है आपका फरक्का। आगे तो इस तरीके से इसको हम समझते हैं यहाँ पर। तो यही से जो है, यहाँ से जो है, यहाँ पर ही 100 सेंटीमीटर रेखा है एक, यहाँ से इस तरीके से 100 सेंटीमीटर रेखा, या जिसको हम समोच्च रेखा कहते हैं।
तो इसके इधर का जो ये क्षेत्र होता है पूरा, तो ये क्षेत्र क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ऊपरी गंगा। क्या कहलाएगा, ऊपरी गंगा। ये क्षेत्र कहलाता है ऊपरी गंगा। 100 सेंटीमीटर इधर का क्षेत्र क्या कहलाता है, ऊपरी गंगा। ये ऊपरी गंगा कहलाता है। उसके बाद यहाँ से 100 सेंटीमीटर से लगा करके यहाँ फरक्का तक, ये जो क्षेत्र होता है फरक्का या पश्चिम बंगाल की सीमा, यहाँ पर लिख देते हैं पश्चिम बंगाल की सीमा। तो यहाँ तक का ये हो जाता है पूरा क्षेत्र, ये हो जाता है आपका मध्य गंगा, और यहाँ पर इस तरीके से आगे फिर पूरा हो जाता है ये क्षेत्र निम्न गंगा। ये क्षेत्र क्या हो जाता है, निम्न गंगा हो जाता है। तो उसके बाद हम यहाँ पर कुछ और चीज़ देख लेते हैं इसके विषय में। देखिए, अब इन नदियों के द्वारा कुछ प्रमुख दोआब बनाए जाते हैं, उन दोआब को भी यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से दोआब, जो दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र, तो वो उससे दोआब कहा जाता है। तो यहाँ पर भी कुछ प्रमुख दोआब बनाए गए हैं, जिस तरीके से एक दोआब यहाँ बनाया गया है, यहाँ पर इस तरीके से। तो ऊपरी गंगा यहाँ हम लिख लेते हैं पहले, यहाँ पर ऊपरी गंगा लिख लेते हैं, ऊपरी गंगा। तो यहाँ पर कुछ प्रमुख दोआब बनाए गए हैं, उनको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से जो है दोआब यहाँ पर बनाए गए। देखिए, यहाँ ऊपरी गंगा में यहाँ पर यमुना नदी और जो है अलग जो है इस तरीके से भागीरथी के बीच में या गंगा के बीच में एक दोआब बना है, जिसको कहा जाता है जो है गंगा यमुना दोआब। क्या कहा जाता है उसे, इसे कहते हैं हम गंगा यमुना दोआब। तो ये इसमें बेसिकली बना है, ये गंगा, ये किससे किससे बना है, गंगा प्लस यमुना से बना है। ये दोआब हमने देखा। उसके बाद एक दोआब यहाँ बना हुआ है, इस तरीके से आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये जो रामगंगा है, तो इससे लगा करके इस तरीके से पूरा दोआब बना है। इस तरीके से दोआब क्या होता है, एक प्रकार का क्षेत्र होता है, इस तरीके से। उसको हमने कहा है रुहेलखंड का मैदान, उसे हमने नाम दिया है रुहेलखंड का उसे आप मैदान कह लीजिए या दोआब कह लीजिए, वो दोनों चीज़ें वही हैं। तो उस तरीके से ये जो है गंगा और गोमती के जो है में बनाया गया है, गोमती गंगा यानी गंगा और गोमती के मध्य बनाया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं रुहेलखंड का मैदान, रुहेलखंड का मैदान। ये बेसिकली बना है गंगा और ये रामगंगा और गोमती के मध्य, रामगंगा प्लस गोमती। तो ये दो हो गए। तीसरा इसमें बना है, यहाँ पर तीसरा इसमें बना है इस तरीके से। थोड़ा इसमें जो है मध्य गंगा का भी भाग पड़ जाता है, इस तरीके से ये मैदान बना है यहाँ पर। और ये मैदान है आपका बेसिकली अवध का मैदान, अवध का मैदान। ये कौन सा मैदान है, ये अवध का मैदान है। तो यहाँ हम लिख देते हैं, तीसरा इसमें है अवध का मैदान, और ये बना है प्लस ये बना है गोमती प्लस घाघरा। तो ये गोमती और घाघरा के मध्य बना हुआ है। उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है आपका ये मध्य गंगा का मैदान।
और मध्य गंगा के मैदान में हम समझते हैं इस तरीके से इसमें कौन कौन से मैदान बेसिकली बने हैं। तो इसको आप क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है तो ज़्यादा हम इसमें नहीं बता पाएंगे। थोड़ा इसको आप नोट ज़रूर करिए, इसके नोट्स ज़रूर बनाते जाइए, बिना नोट्स बनाए आप इसको बेहतर समझ नहीं पाएंगे। तो इसको हम मिटा देते हैं। और तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर, ये आपका मध्य गंगा का मैदान है, यहाँ लिख देते हैं हम मध्य गंगा का मैदान, जिसमें एक कौन सा मैदान है आप इसको एक एक देखते जाइए। देखिए यहाँ पर इस मैदान में घाघरा और गंडक के बीच में इस तरीके से यहाँ पर एक मैदान आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से। उसे हमने कहा है जो है यहाँ पर, यहाँ जो घाघरा और गंडक के बीच में, उसे हमने कहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। तो पहला जो इसमें मैदान देखने को मिलेगा आपको, तो वो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। तो ये कौन सी नदियों है, ये कौन सी नदियों के बीच में है, तो ये है घाघरा और गंडक के बीच में है, घाघरा प्लस गंडक के बीच में है ये मैदान। उसके बाद एक मैदान यहाँ पर आपको और देखने को मिलेगा, यहीं पर ही इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से एक मैदान आपको और देखने को मिलेगा, इस तरीके से, यहाँ पर जो गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में, इस तरीके से। गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच में एक मैदान आपको देखने को मिलेगा, और इस मैदान को कहा गया है सारण का मैदान। उसे क्या कहा गया है, सारण का मैदान। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दूसरा जो मैदान इसमें है, सारण का मैदान। ये आपका गंडक और बूढ़ी गंडक का मैदान है, बूढ़ी गंडक। ठीक है। सारण के मैदान के बाद एक मैदान जो यहाँ पर आपको देखने को मिला है, यहाँ पर कोशी और महानंदा के बीच में, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर एक मैदान आपको कोसी और महानंदा के बीच में देखने को मिला है। उस मैदान को हम कहेंगे पश्चिम बंगाल का मैदान। क्या कहेंगे, पश्चिम बंगाल का मैदान है ये बेसिकली। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तीसरा लिख देते हैं, इसमें तीसरा लिख देते हैं पश्चिम बंगाल का मैदान। और ये पड़ता है आपका कोसी प्लस महानंदा। एक नदी यहाँ से और यहाँ से गुजरती है इस तरीके से, और ये छप इस तरीके से होते हुए इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट है, ये स्थान का नाम है पटना। तो ये नदी भी एक प्रकार का यहाँ पर बनाती है
एक प्रकार का यहाँ पर मैदान बनाती है ये जो बेसिकली, और इस नदी का नाम है सोन नदी। इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है सोन नदी। तो सोन नदी भी यहाँ पर एक मैदान बनाती है और उस मैदान को कहा जाता है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर बनाती है, चौथा लिख देते हैं सोन नदी यहाँ पर बनाती है। इसका कौन सा मैदान बनाती है? तो ये मैदान बेसिकली है आपका मैदान, ये अवध का मैदान था और ये बेसिकली जो है आपका तो मगध का मैदान है, ये मगध का मैदान। तो मगध का मैदान बनाती है, तो यहाँ हम लिख देते हैं मगध का मैदान। तो जो मगध का मैदान है ये बेसिकली कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है सोन नदी। उसके बाद फिर आगे ये जो हिस्सा है आपका, तो ये पूरा निम्न गंगा का मैदान हो जाता है। तो इसको हम मिटा देते हैं और इसको निम्न गंगा के मैदान को समझते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जो आखिरी बचा था वो कौन सा था? तो वो था निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान, वो कौन सा मैदान था? तो वो था निम्न गंगा का मैदान। निम्न गंगा का मैदान हम देखते हैं यहाँ पर, ये निम्न गंगा का मैदान, और जो निम्न गंगा का जो मैदान है तो इसी मैदान पर सुंदरवन का डेल्टा, यानी यहाँ पर सुंदरवन का जो है डेल्टा बनता है। तो इसको समझते हैं। देखिए यहीं पर सुंदरवन का डेल्टा है, यानी यहीं पर सुंदरवन का डेल्टा भी स्थित है। और जो ये पूरा जो सुंदरवन है, सुंदरवन के बारे में जान लीजिए। जो सुंदरवन है ये जो है आपका तो यूनेस्को की साइट है, ये यानी यहाँ पर ये क्या है? तो यहाँ लिख देते हैं सुंदरवन यूनेस्को की साइट है। तीसरा पॉइंट इसका है कि यहाँ पर एक बाघ अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व जिसे कहा जाता है। यहीं पर जो है बाघ अभ्यारण्य यही स्थित है। चौथा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर सुंदरवन नेशनल पार्क है। यानी जो एक नदी यहाँ से है गंगा, और एक नदी यहाँ से आती है ये सांगपो, जिसको फिर आगे इंडिया में जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रविष्ट होती है तो इसका नाम हो जाता है दिहंग। उसके बाद जब ये असम में प्रविष्ट होती है तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। उस तरीके से बहते हुए जाकर के ये फिर इस तरीके से यहाँ बांग्लादेश में होते हुए फिर जाकर के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इन दोनों नदियों के द्वारा ही जो है एक प्रकार का यहाँ पर डेल्टा बनाया जाता है, जिसका नाम है सुंदरवन का डेल्टा। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई है। और दूसरी बात, सुंदरवन के डेल्टा एक पूरा दलदली क्षेत्र होता है, यहाँ पर हमें जो है तो बंगाल का टाइगर देखने को मिलता है। तो गंगा नदी को हमने समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने आगे। जो पहला यानी गंगा का जो मैदान था ये हमने समझ लिया है। इसमें हमने ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा को समझ लिया है। अब इसके क्रम में जो दूसरा हमारा बचता है वो है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ब्रह्मपुत्र के मैदान को समझने के बाद ये पूरा जो हमारा ये जो पूरा था टॉपिक था, ये गंगा जो है ये उत्तर भारत का विशाल मैदान, ये समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहला जो आखिरी पॉइंट है ये है ब्रह्मपुत्र का मैदान, उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये बेसिकली जो मैदान है यही है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये। इसके बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट हम समझ लेते हैं। इसमें देखिए लिखते हैं यहाँ पर इसका, यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित है बेसिकली।
ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब ये इंडिया से यहाँ से तिब्बत से होती है तो इसका नाम होता है सांगपो। जब ये प्रविष्ट होती है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में तो इसका नाम हो जाता है दिहंग। लेकिन जब ये प्रविष्ट होती है यहाँ पर असम में तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। तो इस तरीके से इस पूरी जो है नदी ने ही जो है ब्रह्मपुत्र नदी ने ही क्या किया है, इस प्रकार के जो ये मैदान का निर्माण किया है। तो इस तरीके से आपने जाना कि इसका निर्माण किसने किया है, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसका विस्तार देखते हैं हम। इसका विस्तार यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है सदिया। सदिया से इसका विस्तार सदिया से लेकर के यहां पर एक स्थान है धुबरी। तो इसका विस्तार सदिया से लेकर धुबरी तक है इसका विस्तार। और इस तरीके से इसका विस्तार आपने जान लिया कि सदिया से लेकर धुबरी तक है। इस तरीके से ये निकलती है, फिर इस तरीके से बहते हुए यहाँ पर एक प्रकार का ये बनाती है आपका पूरा मैदान। उसके बाद फिर ये जब ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ आती है इस तरीके से ये यहाँ पर, तो यहीं से आकर इससे मिल जाती है गंगा। और फिर दोनों यहाँ पर एक डेल्टा बनाती हैं जिसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। यहीं पर एक गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा ये बनाती हैं, विशाल डेल्टा, जिसका कुछ भाग यहाँ पर है आपका पश्चिम बंगाल में और कुछ भाग यहाँ पर है बांग्लादेश में है। तो इस प्रकार से एक डेल्टा बनाती है जिसका नाम क्या रहता है, यहाँ पर लिख देते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। तो इस तरीके से डेल्टा बनाती हैं। यहाँ पर इसका एक पॉइंट और लिख देते हैं हम। ब्रह्मपुत्र नदी में मांजुली नदी द्वीप स्थित है। मांजुली एक ऐसा द्वीप है जो नदी में स्थित है। द्वीप क्या होते हैं आपको पता है कि यानी वह स्थान, यानी वह भूखंड, इस तरीके से वह भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा होता है, यानी वह भूखंड जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे कहते हैं द्वीप। इसे क्या कहा जाता है, इसे द्वीप कहा जाता है। इसे क्या, जो वह स्थान जो चारों ओर से जल से घिरा होता है उसे हम कहते हैं द्वीप कहते हैं। और एक इसमें प्रायद्वीप भी होता है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। यानी कोई भूखंड अगर तीन ओर से जल से घिरा होता है, मान लीजिए भारत की बात करते हैं तो भारत के नीचे जो प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो ये तीन ओर से जल से घिरा होता है। देखो, पहला ये इधर से घिरा होता है, ये अरब के सागर से घिरा है, और दूसरा यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से घिरा है। दूसरा कहाँ से घिरा है, ये बंगाल की खाड़ी से, और यहाँ नीचे हिंद महासागर से, हिंद महासागर से घिरा है। तो तीन ओर से घिरा है, इसी के लिए ये क्या है, तो ये है आपका पूरी तरीके से प्रायद्वीप। तो ब्रह्मपुत्र नदी में ही एक प्रकार का द्वीप स्थित है जिसे हम कहते हैं मांजुली द्वीप। मान लो ये नदी यहाँ से प्रभावित हो रही है, इस तरीके से एक नदी बह रही है। ये कौन सी नदी है, ये है ब्रह्मपुत्र नदी। इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसी ब्रह्मपुत्र नदी में एक द्वीप स्थित है या बना हुआ है, एक द्वीप है ये, जिसका नाम क्या है, मांजुली नदी द्वीप। इसके बारे में कई एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मांजुली नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर बेहतर लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।